बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 5 टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। आज इसका लेक्चर 5। इसमें हम करेंगे पास्ट पेपर्स के लैडर के प्रॉब्लम्स 2001 से लेके 2005 तक। अब ये कि हर साल तो लैडर का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। किसी साल जो है लैडर का प्रॉब्लम आ जाता है और किसी साल जो है वो एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम आ जाता है इसी चैप्टर का। यानी दोनों ये चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम और लैडर का प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है ये। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं इस चैप्टर के, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक जो है यानी कि टॉर्क वगैरह आपको पता चल जाए इसमें, क्योंकि हम टॉर्क की जो है कंडीशन अप्लाई करते हैं। फिर इससे पहले जो हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम और इसकी कंडीशंस, वो भी आप देख लें, उससे भी आपको, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करना आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लैडर के प्रॉब्लम में हम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे पहले इसे जो हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया था, तो वो था इंट्रोडक्शन टू लैडर प्रॉब्लम। तो उसमें मैंने सारी जो है लैडर प्रॉब्लम्स की बेसिक जो आपको बता दी हैं कि किस तरह से हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं और किस तरह से इसकी फिगर बनती है, जो कि तकरीबन हर लैडर प्रॉब्लम में सेम होती है, और किस तरह इसके जो है सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं, यानी कि मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये सारा जो है हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर जो समझ लें सबसे सिंपलेस्ट आसान जो न्यूमेरिकल होता है लैडर प्रॉब्लम का, वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। उससे क्या होगा कि उससे मेथड जो है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर 4 जो है ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद फिर आज का आप, ठीक है, लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम अब इतना डिटेल से नहीं देखेंगे, ठीक है, लैडर प्रॉब्लम, और हम पास्ट पेपर के लैडर प्रॉब्लम्स अब कर रहे हैं। तो 2001 में जो है लैडर का प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। अब 2002 में प्री मेडिकल में ये न्यूमेरिकल आया है, इसको हम देख लेते हैं। अब 15 मीटर लैडर वेइंग 350 न्यूटन, ठीक है। 15 मीटर लैडर ये है लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। वेइंग 350 न्यूटन ये है वेट ऑफ लैडर 350 न्यूटन। रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल at a point 12 meter above the ground. The center of gravity of the ladder is 1/3 the way up. A boy of 470 Newton climbs halfway up the ladder. Calculate the reaction of the wall and the ground. अब देखिए एक लैडर है, उसकी लेंथ 15 मीटर है, उसका वेट 350 न्यूटन है। उसको इसी तरह से एक एंगल से, ठीक है, वॉल पर जिस तरह से हम रखते हैं टिका के, इसी तरह से रखा है। और देखिए हर लैडर के प्रॉब्लम में, ठीक है, वॉल के बारे में क्या लिखा होता है, स्मूथ वॉल, ठीक है, यानी वॉल जो है स्मूथ है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब देखें शुरू में यूनिफॉर्म लैडर नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में मिड पॉइंट पर नहीं होगा, और जब मिड पॉइंट में नहीं होगा तो फिर इसी न्यूमेरिकल में आगे आपको बताया जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो वॉल पर जो ये लैडर रखी है वॉल से टिका के, तो वॉल पे कितनी हाइट तक जा रही है, 12 मीटर तक जा रही है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ है, 1/3 द वे अप, ठीक है, यानी 1/3 फ्रॉम द बेस। ये मैंने आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये 1/3 जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ठीक है, बॉटम से या बेस से हम लेते हैं। ये भी हम लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया 1/3 पर है। उसके बाद अ बॉय ऑफ 470 न्यूटन, बॉय जो है उसका वेट है 470 न्यूटन, ठीक है। वो चढ़ रहा है लैडर पर, और कितना चढ़ गया, यानी चढ़ के अब कहाँ पर खड़ा है, हाफ वे अप द लैडर, यानी कि आधा लैडर जो है वो चढ़ गया है, ठीक है, यानी लैडर के मिड पॉइंट पर समझ लें वो खड़ा है ये। कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड द ग्राउंड, ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिएक्शन ऑफ द वॉल ये हम देख चुके हैं कि रिएक्शन ऑफ द वॉल को हमने किससे डिनोट किया था, ठीक है, एफ से, यानी कि ये फोर्स है जो कि वॉल लैडर पर लगा रही है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर अब ग्राउंड जो है, ठीक है, जो फोर्सेस लगा रहा है लैडर पर,
ठीक है, उसका हमें समझ लें कि रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है और हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं डाटा और फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें डाटा है लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, इसको हम ए बी, देखिए हमने फिगर में अभी देखेंगे कि हमने लैडर को ए बी से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट जो उसका एंड पॉइंट ए होता है और दूसरा एंड पॉइंट बी होता है, इसलिए ए बी जो होगी वो लेंथ ऑफ लैडर होगी। और यहाँ पर अब ये देखिए न्यूमेरिकल में लेंथ ऑफ लैडर का कोई सिंबल गिवन नहीं है, तो यहाँ हमारी मर्जी है, चाहे तो हम स्मॉल एल ले लें या कैपिटल एल ले लें। तो मैंने कैपिटल एल लिया है, लेंथ ऑफ लैडर है 15 मीटर, वेट ऑफ लैडर है 350 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वेट ऑफ लैडर के साथ मैंने एल लगाया, ठीक है। तो अगर लैडर पर कोई बॉय खड़ा है या मैन खड़ा है तो फिर आप लैडर के लिए क्या करें, यहाँ पर एल लगाइए, ठीक है, यानी डब्ल्यू के साथ वेट ऑफ लैडर में क्या करें, एल लगा दें। इससे आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये लैडर का वेट है और ये बॉय का वेट है ये, ठीक है। लेकिन अगर लैडर पे कोई नहीं खड़ा है यानी बॉय या मैन, तो फिर आप क्या करें, इसके साथ एल ना लगाएं, सिंपल आप डब्ल्यू ले लें, ठीक है। तो ये सही होगा ये भी। उसके बाद यहाँ पे बी सी जो है ये है आपके पास, समझ लें हाइट ऑफ द वॉल जहाँ तक लैडर जा रही है, ये है 12 मीटर। फिर है ये वेट ऑफ बॉय, ठीक है, देखिए मैंने बी से डिनोट किया है, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये वेट ऑफ बॉय है और ये है 470 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन ऑफ द वॉल, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड आर, और जब रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ उसका एंगल भी कैलकुलेट करते हैं आर का, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, फाई, ठीक है, यानी ये एच और वी जो होती हैं दो फोर्सेस, ठीक है, उनका रिजल्टेंट आर होता है और आर का जो एंगल होता है, ठीक है, वो फाई होता है। अब ये देखें फिगर क्या है, फिगर है हमारे पास, ठीक है, उसी तरह से आपने, ठीक है, ये बनाया फ्लोर यानी ग्राउंड और ये हमने बनाई वॉल, ठीक है, और ये जो है ए से बी तक ये लैडर है ये, ठीक है, लैडर को हमने रख लिया। और ज़्यादातर आप जब ये फिगर बनाएंगे तो कोशिश करें कि लैडर का जो ये आप रफली आप बनाएंगे, मेजर नहीं करेंगे, लेकिन लैडर का एंगल 45 से ज़्यादा रखें, ठीक है, यानी 50-60 अंदाजन जो है, ठीक है, इस तरह से एंगल पर ये लैडर बना लीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो होता है ये थीटा जो है ये होता है 45 से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, फोर्सेस होती हैं यहाँ पर, एक होती है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये होती है और ये मैंने आपको बताया था क्यों होती है, क्योंकि अगर लैडर स्लिप करती है, अगर स्लिप हो जाए तो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए हम इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। फिर ये वी जो है नॉर्मल रिएक्शन है, यानी नॉर्मल रिएक्शन किसका है, ग्राउंड जो लैडर पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी जो ग्राउंड है इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये है वी, ठीक है। वी नाम हमने इसलिए दिया है कि ये वर्टिकल है और एच नाम हमने इसलिए दिया है ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये है फ्रिक्शनल फोर्स और ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो आर होता है, ठीक है, ये होता है रिएक्शन बाय द ग्राउंड आर, और इस आर का जो एंगल होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास फाई, ठीक है। ये हमें दो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखिए ये वॉल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है ये नॉर्मल है, इसलिए ये जो होगा क्या होगा, वॉल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है और इसके साथ साथ ये रिजल्टेंट फोर्स भी है बाय द वॉल, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो ये एक सिंगल फोर्स है, इसलिए यही, ठीक है, आपके पास रिजल्टेंट होगा या रिएक्शन बाय द वॉल होगा। अब यहाँ पे देखें कि हम जो है पॉइंट्स, अब आप ये देख लें कि इन पॉइंट्स के नाम जो है ना, आप इनको चेंज नहीं करें। हर प्रॉब्लम में अगर मैंने लेंथ ऑफ लैडर, मैंने देखें यहाँ ए लिया है और यहाँ बी लिया है और देखें और यहाँ मैंने सी लिया है, तो आप इन सिंबल्स को चेंज नहीं करें, ठीक है। सिंबल्स जो भी यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अगर आप उनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको लैडर का प्रॉब्लम जो है, ठीक है, जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि ठीक है कि यहाँ पे हमें क्या लेना है। लेकिन अगर आप सिंबल चेंज कर देंगे, बी आपने यहाँ ले लिया, डी आपने यहाँ ले लिया, तो वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन फिर आपको लैडर के प्रॉब्लम में बार बार फिगर देख कर, ठीक है, और फिर उसको आप समझ लें कि कंडीशंस अप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर एक ही सिंबल रखें हर लैडर के प्रॉब्लम में तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी जो है कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये लैडर का प्रॉब्लम लेंथी होता है। ठीक है, इजी होता है लेकिन लेंथी होता है, तो इसको हमें ठीक है हमें टाइम सेव करना पड़ता है। इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पर अब वेट ऑफ लैडर, ठीक है, इसकी मैंने ये वेक्टर बनाया। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बताया 1/3। 1/3 का मतलब है यहाँ से बेस से 1/3 लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था 1/3 में, कि जो पूरी लेंथ है लैडर की, इसको रफली, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नापें आप इसे, ठीक है, रफली आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि ये 1 पार्ट हो गया, ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया और फिर ये 3 पार्ट हो गया। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो नीचे से 1 पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। और ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को जी से डिनोट करना है। ठीक है, और जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं पर वेट ऑफ लैडर की लाइन बनती है, तो ये है वेट ऑफ लैडर। ठीक है, ये मैंने वेक्टर बना दिया वेट ऑफ लैडर का, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो आप इस तरह हर उसमें, ठीक है, वेट की लाइन ऐसे बनाएंगे। और इस पॉइंट को भी आप जी से ही डिनोट करें हर लैडर के प्रॉब्लम में। ठीक है, उसके बाद थीटा जो है ये एंगल ऑफ लैडर होता है। ठीक है, जब भी आपको एंगल पूछा जाएगा लैडर के प्रॉब्लम में, ये आपको कैलकुलेट करवाया जाएगा, रिक्वायर्ड होगा, आप इसको, ठीक है, थीटा से डिनोट करेंगे, और ये एंगल जो होगा वो होगा बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड। ठीक है, बिटवीन लैडर एंड वॉल नहीं होगा, ठीक है, बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड ही ये एंगल होता है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट किया है। हर प्रॉब्लम में आप इसको ई ही लें तो आपको कंडीशन अप्लाई करने में, ठीक है, बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक बॉय है। ठीक है, बॉय कितना चढ़ गया है, हाफ लैडर। अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट है लैडर का। ठीक है, यानी ये ए बी जो है जितनी भी लेंथ है उसका मैंने देखिए रफली देखा कि मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ पे समझ लें कि मैंने बॉय को खड़ा कर दिया, ये बॉय है, तो बॉय का वेट जो है फिर यहीं से, ठीक है, क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड आएगा। तो जहाँ पे भी बॉय या मैन खड़ा होता है वहीं से उसके वेट की नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉय के वेट की लाइन ड्रॉ की है, और वेट हमेशा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये है वेट ऑफ द बॉय। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने शो किया है, रिप्रेजेंट किया है किससे, आई से, और इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, जे से। ठीक है, तो जब भी बॉय या मैन खड़ा हो, ठीक है, आप यहाँ पर इसको आई लें और इसको जे लें। ठीक है, इससे भी आपको आसानी हो जाएगी। सी यहीं पे रखें, ठीक है, और यहाँ पे डी रखें। ठीक है, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें टॉर्क की कंडीशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हमने, इस पॉइंट को मैंने किससे डिनोट किया है, डी से डिनोट किया है। ठीक है, अब ये देखें कि सॉल्यूशन का मेथड क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हम करते हैं, ठीक है, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जितनी फोर्सेस हैं उनको आप एडअप करके, ठीक है, क्या करें, इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी फोर्स है, एक ये है एच और एक ये है एफ। ठीक है, अब एच इधर है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये होगी प्लस एच, और ये है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये होगी माइनस एफ। अब प्लस एच में अगर मैं ऐड करूं यानी प्लस करूं माइनस एफ, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है, ठीक है, हमारे पास आता है एच माइनस एफ। ठीक है, यानी एक बीच वाला जो स्टेप है हम इसको स्किप कर देते हैं, जो कि मैंने, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने लिखा था, लेकिन मैंने कहा था अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं। ठीक है, असल में क्या हो रहा है, ठीक है, एच में ऐड हो रहा है माइनस एफ, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं एच माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हर लैडर की प्रॉब्लम में, ठीक है, समेशन एफ एक्स की यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, इसमें और कोई एडिशन नहीं होता है।
तो अब आपने जब एक दो लेटर की प्रॉब्लम कर लेंगे तो अब आपको एक तरह से वो याद हो जाता है, तो अब आप इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन लिख लें, ठीक है। h माइनस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस एफ इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एफ, इसका मतलब है h इज इक्वल टू एफ। ये होती है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका मतलब है कि h की वैल्यू जो है वो f के इक्वल है। अगर f हमारे पास आ जाता है पहले तो हम कहते हैं कि h की वैल्यू भी यही है, और अगर हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि f की वैल्यू भी यही है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, जो अलोंग वाई एक्सिस फोर्सेज हैं उनको आप सब ऐड अप करके इक्वल टू 0 करते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेज कौन सी हैं। एक है ये हमारे पास अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस v, और दो हैं ये, एक है हमारे पास WL, ये है हमारे पास अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक है हमारे पास ये WB, ये भी है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो उधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसको प्लस के साथ लेना है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है उसको हम माइनस के साथ लेंगे, और इनको भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्लस v में हम ऐड कर रहे हैं माइनस WL और माइनस WB, ठीक है। तो ज़्यादा से प्लस के साथ जब माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v, ठीक है। हमने ऐड किया है माइनस WL तो ये माइनस होगा माइनस WL, फिर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस WB तो ये भी हो जाएगा माइनस WB, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी हमने सारी फोर्सेस को ऐड करके 0 कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें कि मुझे क्या होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। वेट ऑफ लैडर भी गिवन होता है, और जो भी बॉय या मैन होता है उसका वेट गिवन होता है। अगर वेट गिवन नहीं होता तो मास गिवन होता है, तो मास गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल सकते हैं। W=mg के फॉर्मूले से वेट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट गिवन है। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वेट ऑफ लैडर 350, वेट ऑफ बॉय 470, ठीक है, ये माइनस है। अब ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है, ये प्लस हो जाता है, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये हो जाएगा 820, ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा। अब ये माइनस 820 जब इधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस 820, यानी ये v की वैल्यू आ गई नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, ठीक है, ये आ गई 820 न्यूटन, ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास थीटा आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखें हमारे पास न्यूमेरिकल में, ठीक है, थीटा जो है गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखें एक सिचुएशन होती है न्यूमेरिकल में थीटा गिवन होता है, ठीक है, 50 60 जो भी, ठीक है, तो हम थीटा लिख लेते हैं। एक सिचुएशन ये होती है थीटा आपसे पूछा जाता है, फाइंड द एंगल, ठीक है, तो हम वो हमारा फिर एंड में उसका आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा गिवन भी नहीं है, थीटा पूछा भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर अब देखेंगे कि ऐसा हमारे पास डाटा मौजूद होगा जिससे हम थीटा कैलकुलेट कर सकते होंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि लैडर जो है, ठीक है, उसकी लेंथ गिवन है, यानी ए बी गिवन है, ठीक, कितनी गिवन है 15 मीटर, ठीक है। और ये जो है किस पॉइंट पर, ठीक है, वॉल के किस हाइट पर ये लैडर, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, ये हाइट है 12 मीटर, यानी BC जो है ये 12 मीटर है, ठीक है, और AB क्या है 15 मीटर है। अब ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो है अब ये हो गए परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर है और AB क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो अब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो यूज़ करके ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम ये रेशियो लगाएंगे, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और यहाँ से हम क्या करेंगे थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थीटा हमें कहाँ पर यूज़ करना होगा, हमें टॉर्क की कंडीशन में यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अब ये देखें कि हमने यहाँ पर थीटा कैलकुलेट किया है, इसके लिए हमने ट्राइंगल कंसिडर किया है ABC, और यहाँ पे हम साइन का रेशियो लगा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AB, BC है 12 मीटर, AB है 15 मीटर। मैंने डिवाइड किया, आंसर आएगा 0.8। अब साइन यहाँ आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8, ठीक है। अब साइन इनवर्स के साथ
ठीक है, लिखें 0.8, तो ये आपके पास एंगल आएगा 53.13। ठीक है, ये एंगल आ गया थीटा, एंगल ऑफ लैडर। अब हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जितने भी टॉर्क्स हैं, ठीक है, उनको हम ऐड करके 0 करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उनको हम प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उनको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है, ये मस्ट होता है। टॉर्क की कंडीशन के साथ हमें बताना होता है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है। ठीक है, अब ये देखें कि लैडर जो है कहीं से फिक्स तो नहीं है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, लैडर जो है यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, अब ये डोर की तरह कहीं से अटैच तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चॉइस होती है कि हम पॉइंट ऑफ रोटेशन कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो ए ले लें, चाहे तो जी ले लें, चाहे तो आई ले लें, चाहे तो बी ले लें। ठीक है, कोई भी, और चाहे तो इसके बीच का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन लेटर के प्रॉब्लम में हम देखें ए पॉइंट ही लेते हैं। अब ये भी आप याद रखें, ठीक है, और आप अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन भी चेंज ना करें, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम जो है आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही पॉइंट ऑफ रोटेशन लेंगे तो क्या होगा आपके लिए, ठीक है, आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और आप जो है इजीली टॉर्क की कंडीशन अप्लाई कर देंगे और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन लैडर के प्रॉब्लम में बस याद रख लें, ये लेना ए, और इसको हम आगे लिख देते हैं अबाउट ए। अबाउट ए का मतलब है कि ये पॉइंट अब एक तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया, यानी लैडर को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, और अब इस पर हम देखेंगे कि जो ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एच वी एफ डब्ल्यू एल डब्ल्यू बी, ठीक है, इनकी वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और वो टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, वो हम टॉर्क की कंडीशन में लिखने हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि जो फोर्स, ठीक है, जो फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होती है, ठीक है, उसका टॉर्क 0 होता है। क्यों टॉर्क 0 होता है, इसलिए कि वहाँ पर डी 0 हो जाता है। डी होता है हमारे पास मोमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और यहाँ से इसके ऊपर से, ठीक है, कोई फोर्स पास हो रही है, इसके ऊपर से कोई फोर्स पास हो रही है पॉइंट ऑफ रोटेशन के ऊपर से, तो फिर क्या होगा, ठीक है, उसमें डी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जब डी 0 होगा तो टॉर्क में यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, टॉर्क का हम फार्मूला यूज़ करते हैं एफ डी। ठीक है, अब फोर्स तो है, ठीक है, यानी कि अगर मैं एच का टॉर्क ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एच तो है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, डी 0 है। तो अगर आप एच को, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करें, यानी डी 0, तो हमारे पास एच का टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये देखें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस, ठीक है, लैडर के हर प्रॉब्लम में क्या होगा, ठीक है, जो फोर्सेस पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होती हैं, ठीक है, उनका टॉर्क 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लैडर के प्रॉब्लम में क्या होता है, किन दो फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है, एच और वी का टॉर्क 0 होता है, इसलिए हम इसका टॉर्क नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम लिख के भी नहीं बताते हैं। ठीक है, बस इसका मतलब कि अंडरस्टूड है ये। ठीक है, तो ये वी फोर्स भी देख लेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो इसका टॉर्क भी 0 होगा, यहाँ पे भी डी 0 होगा। ठीक है, तो एच और वी का टॉर्क हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये 0 हो रहा है। अब बाकी फोर्सेस क्या बची, एफ डब्ल्यू एल डब्ल्यू बी। ठीक है, अब ये देखें कि अगर ये लैडर है, ठीक है, अब जब देखें टॉर्क की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको भूल जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड को आप भूल जाएं, ठीक, आप समझ लें यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है, आप बॉल को भूल जाएं, आप समझ लें कोई बॉल नहीं है, आप समझ लें कि ये लैडर है। ठीक है, ये, और यहाँ पे आपने इसको पकड़ा हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है, और अब आप लैडर पर इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो लैडर कहाँ जाएगी, कहाँ घूमेगी। तो अब देखें, अगर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ये लैडर जो है ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका रोटेशन होगा, और ये आपका कैसा रोटेशन है, ठीक है, ये आपका जो रोटेशन है ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा। ठीक है, यानी अब एक दफ़ा आपको पता चल गया कि एफ का टॉर्क मुझे ऐसे लिखना है, तो हर लैडर के प्रॉब्लम में आपको बस वही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, हर लैडर के प्रॉब्लम में क्या होगा, ठीक है, एफ जो है वो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखें, ये तो हो गए हमारे पास
ठीक है, हमें पता चल गया कि इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसको पॉजिटिव प्लस के साथ लिखना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, टॉर्क में हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स तो ये है, ठीक है, डी क्या है इसका देखिए पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, और ये है लाइन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस पर लाइन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है डी। डी कौन सा डी की बात कर रही हूँ मैं, स्मॉल डी की बात कर रही हूँ। यानी यहाँ पे स्मॉल डी जो है वो किसके इक्वल है, वो ठीक है ए डी के इक्वल है। ठीक है, ए से डी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है हमारे पास, ठीक है, डी। तो हम यहाँ पे इसका टॉर्क जो लिखेंगे वो लिखेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, हर टॉर्क के, ठीक है, हर आप लैडर के प्रॉब्लम में इसका टॉर्क लिखेंगे ऐसे, ठीक है, प्लस के साथ, और एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक, उसके बाद देखें अब ये दो फोर्सेस हैं, इनका भी टॉर्क होगा। आप अगर देखें लैडर को यहाँ से पकड़ लें, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लगाएं। ठीक है, अब कोई भी आप चीज़ पकड़ के देख सकते हैं। आप एक पेंसिल ले लें और पेंसिल को यहाँ से पकड़ लें, ठीक है, हाथ से पकड़ लें और फिर आप इसको, ठीक है, दूसरे हाथ से यहाँ पे फोर्स लगाएं। तो अब देखें पेंसिल कहाँ जा रही है, तो पेंसिल जो है वो क्या होगी, वो इधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टॉर्क जो है ये है आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, ये वाली जो फोर्स है डब्ल्यू बी, अगर आप, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से भी, ठीक है, ये क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में आएगी लैडर, यानी कि ये होगा आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि जब आप टॉर्क की कंडीशन देखें, आप लगा रहे हैं तो आप किसको, ठीक है, आप किसको नहीं देख रहे हैं, आप इसको वॉल को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वॉल को देखेंगे तो फिर तो लैडर यहाँ नहीं घूम सकती ना, यहाँ इस तरह से। ठीक है, तो अब आप लैडर को देख रहे हैं, वॉल को नहीं देख रहे हैं, ग्राउंड को नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स लगाने से लैडर इस तरह से घूम सकती है। ये इसका होगा क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज टॉर्क हम लेते हैं माइनस साइन के साथ। ठीक है, नेगेटिव होगा, यानी डब्ल्यू एल का और डब्ल्यू बी का जो है टॉर्क है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक चीज़ हमें ये पता चल गई। अब ये फोर्सेस, ठीक है, हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होता है, ठीक है, फार्मूला हमारा यही होगा, ठीक है, एफ डी टॉर्क का, ठीक है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो फोर्स है यहाँ पे ये है डब्ल्यू एल। ठीक है, यानी डब्ल्यू एल जो हम लिखेंगे इसकी जगह, और डी क्या है, ठीक है, डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स है तो इसकी लाइन क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से आप, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है किस पर, लाइन ऑफ फोर्स पर। ठीक है, ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी। ये डी जो है, ठीक है, ये है कहाँ से, ए से लेके ई तक। ठीक है, ए से लेके ई तक, इसका मतलब है ए ई जो है ये इसका डी है। तो इसका टॉर्क हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू एल मल्टीप्लाई बाय ए ई। ठीक है, ये हो गया इसका टॉर्क। उसके बाद इस पर आ जाए डब्ल्यू बी भी क्या है इसका, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो इसका डी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, किस पर, इस लाइन पर, तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है ए से लेके जे तक ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका डी है। फोर्स क्या है, डब्ल्यू बी, और डी क्या है, ठीक है, डी है ए जे। तो अब इसका टॉर्क कैसे लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे माइनस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय ए जे। ठीक है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको डब्ल्यू बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, ए जे से। ठीक है, ये इसका डब्ल्यू बी का टॉर्क हो गया। ठीक है, सारे टॉर्क ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, हमने कंडीशन लिखी है, ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एफ के साथ क्या लिखा मैंने, एफ पॉजिटिव, एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, ये फोर्स है, और ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, माइनस, ठीक है, आपके पास नेगेटिव आएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, डब्ल्यू एल फोर्स, और ये है, ठीक है, स्मॉल डी। ठीक है, फिर ये है माइनस, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ये फोर्स है,
और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं वो एक स्टेप यानी कि हम इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिखें पहले प्लस, फिर आप लिखें ब्रैकेट में माइनस, तो क्या होगा, ठीक है, यानी टॉर्क ऐड हो रहे हैं, ये टॉर्क जो है, ये टॉर्क और ये टॉर्क ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, यानी इस तरह से हो रहा है कि आपके पास ये प्लस है और फिर आपके पास, ठीक है, माइनस है ये। तो अब आपके पास देखें क्या आएगा, अगर इस तरह से है आपके पास, तो ये प्लस और ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा ना। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, वो वाला स्टेप नहीं लिखते, हमें पता है प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो हम जो है फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे माइनस और माइनस, ठीक है। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी होती है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर आप देखें हर लेटर के प्रॉब्लम में सेम सिंबल लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, फिगर में सिंबल्स की चेंज नहीं करेंगे पोजीशन, तो यहाँ पे देखें हमेशा AD आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे W लैडर के साथ, और यहाँ पे, ठीक है, AE ही आएगा, और यहाँ पे जो भी बॉय या मैन होगा उसके साथ हमेशा AG आएगा, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपने सिंबल चेंज नहीं किए तो हर लेटर के प्रॉब्लम में, ठीक है, अगर बॉय मैन खड़ा है तो ये भी आएगा, और अगर बॉय मैन नहीं खड़ा है तो फिर कहाँ तक आता है, बस यहाँ तक हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं और फिर इक्वल टू 0 इस तरह से आ जाता है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें होता है कि हमें WL मालूम होता है और WB मालूम होता है, ठीक है। हमें ये मालूम करना होता है AD, AE और AJ, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ये मालूम करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमें इस फिगर में हमें BC बताया हुआ है, ठीक है, BC 12 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर AD, ठीक है, किसके इक्वल होता है, BC के इक्वल होता है, ये हम देख चुके हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, इसका मतलब है AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें मालूम करना होता है AE और AJ, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं फिगर में पहले, ठीक है। ये देखें, आपको मालूम करना है AE, ठीक है, पहले आप ये देख लें, ठीक है, पहले मैंने ये देखा कि ये AD मालूम करना है, ठीक है। तो AD, अब देखें ये बन रहा है आपके पास एक रेक्टेंगल, इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो AD किसके इक्वल होता है, वो BC के इक्वल होता है। अगर BC गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है AD की वैल्यू वही होगी जो BC की होगी, ठीक है, यानी AD होगी हमारा 12 मीटर, ठीक। और अगर BC गिवन नहीं होता तो फिर हम कौन सा करते हैं, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, और साइन का रेशो लगाते हैं, ठीक है, और BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें A के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये स्मॉल ट्राइंगल AGE, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये थीटा है और ये बेस साइड है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है ये, ठीक है। आपको कौन सी साइड मालूम करना है, AE, यानी बेस साइड। तो जब बेस साइड मालूम करना होता है तो हम कॉस का रेशियो लगाते हैं, ठीक है, ये याद रखें। जब परपेंडिकुलर साइड मालूम करनी होती है तो साइन का रेशियो लगाते हैं, और जब बेस साइड मालूम करनी होती है तो कॉस का रेशियो लगाते हैं, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर आप इस पर कॉस का रेशियो लगाएंगे, कॉस थीटा, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AE, और हाइपोटेन्यूज का है AG, तो ये हो जाएगा AE अपॉन AG, ठीक है। अब यहाँ पे AG को भी देख लें, AG जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक है, G पॉइंट जो है 1/3 पर है ये, ठीक है, यानी कि अगर ये पूरी जो लैडर है, अगर ये पूरी लैडर जो है 15 मीटर की है, ठीक है, तो ये जो है 1/3 पर है। 1/3 का मतलब है 15 के अगर मैं 3 हिस्से कर दूं, 15 के अगर मैं 3 हिस्से कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक हिस्सा, ठीक है, एक हो जाएगा 5, फिर दूसरा हिस्सा भी 5 और तीसरा भी हिस्सा 5, ठीक है, 5 5 10 15 हो गया ना ये, ठीक है। तो इसका जो समझ लें कि फिर, ठीक है, एक जो इसका समझ लें कि हिस्सा है, ठीक है, इसका जो नीचे से ये जो पार्ट है 1/3, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा, या वो होगा 1/3 ऑफ, ठीक है, लेंथ L, ठीक है। तो ये AG जो है, ठीक है, ये AG हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा L/3, ठीक है, 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ लैडर। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 पर है, ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि आपका जो AG होगा वो होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय L, 1/3 ऑफ L, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, L/3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, AG की जगह हम क्या लिखेंगे,
ए जी की जगह हम लिखेंगे L/3, ठीक है, क्योंकि किस पर है, ये 1/3 पर है। अगर 1/4 पर होता तो हम क्या लिखते, L/4, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आप देख लें, ठीक है, कि यहाँ पर आपको, ठीक है, जो ए जे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए आई और जे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी थीटा है। ये वाली जो साइड है ए जे, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो है ए आई, ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें आपको इसमें भी बेस मालूम करना है ए जे, तो आप कौन सा लगाएंगे, कॉस का रेशियो लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए जे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए आई, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए जे किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए जे हो जाएगा ए आई कॉस थीटा, ठीक है। अब ए आई की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर जो है ये बॉय खड़ा है, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ये पूरी लेंथ ऑफ लैडर का, ठीक है, ये हाफ है ये, यानी कि अगर पूरी लेंथ ऑफ लैडर 15 है तो ये उसका हाफ है, ठीक है। हाफ लिखा है 7.5 है, तो 7.5 तो हर बाद में हम लिखेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, हमें पता है पूरी लैडर का ये हाफ है, तो हम उसको लिखेंगे L/2, यानी ए आई किसके इक्वल है, L/2 के इक्वल है, क्योंकि आई इज द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर, ठीक है। तो इस तरह हमें देखना पड़ता है, ठीक है, कि ये किस पर है, ठीक है, 1/3 पर है, मिड पर है, कहाँ पर है। तो ए आई इज इक्वल टू L/2, ए आई की जगह क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे हम इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे। थीटा की हम हम थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब देखें कि मैंने आपको सब बता दिया है, यहाँ पे हम अब वहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, अपनी टॉर्क की कंडीशन में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये देख लें आप, ये कि ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर। ए के लिए हमने कंसिडर किया है ट्राइंगल ए जी ई, और यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए जी, ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी ए जी कॉस थीटा। ए जी, ठीक है, किस पर है, ग्रेविटी जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 पर है, तो ए जी किसके इक्वल होगा, ठीक है, L/3 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, और जहाँ वैल्यूज़ गिवन नहीं होती हैं थीटा की या एल की, तो वहाँ पे फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और टॉर्क की कंडीशन में फिर इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे एल हमें पता है, लेंथ ऑफ लैडर 15 मीटर है, थीटा 53.13, इसको आप 15 को डिवाइड करें 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर दें कॉस 53.13, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3 मीटर, ठीक है। ए 3 मीटर आ गया, डिस्टेंस है तो आप मीटर स्टैंडर्ड यूनिट ये लेंगे। ए जे के लिए मैंने कंसिडर किया ट्राइंगल ए आई जे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बेस साइड कैलकुलेट करनी है, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए जे अपॉन ए आई यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ए जे की वैल्यू हो जाएगी ए जे इज इक्वल टू ए आई कॉस थीटा, ठीक है। अब ए आई हमने कहा था क्या है, ठीक है, आई इज द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर, तो ए आई होगा L/2, ठीक है, ए आई L/2 कॉस थीटा, एल की वैल्यू पुट कर दी मैंने 15, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको डिवाइड करें 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉस 53.13, आंसर आ जाएगा ए जे का 4.5 मीटर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ए ई की, ए जे की, ए डी की, ये वैल्यूज़ पुट कर दें किस में, टॉर्क की इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखें यहाँ पे आप चाहें तो ये दोबारा इक्वेशन लिख लें, ठीक है, और चाहें तो आप ना लिखें, आप इनकी वैल्यूज पुट करके लिख लें, क्योंकि आप बता चुके हैं कि हम वैल्यूज किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो आप जो अगर थोड़े बहुत स्टेप्स कम कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, प्रॉब्लम में आप कोशिश कीजिएगा प्रॉब्लम में कि उनको स्टेप्स को कम कर लें, ठीक है। इसी तरह से आपके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे पिट के पेपर में, ठीक है, जिनमें डेरिवेशंस होती हैं, उसमें भी आप जो स्टेप्स आप कम कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप स्टेप्स को स्किप करके, ठीक है, अपनी डेरिवेशंस को शॉर्ट कर लें, क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर है, ठीक है, वो आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। और उसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं, जो कि MCQs हैं, अगर उनका आप देखा जाए टाइम के लिहाज से, तो वो जो है टाइम के लिहाज से वो ज़्यादा हैं, यानी 2 घंटे के लिहाज से ज़्यादा हैं। आपको फिर क्या पड़ना, फास्ट जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। तो आप टाइम जो है कैलकुलेशन में सेव कर सकते हैं कि अगर आप जो है एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और डायरेक्ट आंसर लिखें, ठीक है, और ज़्यादा स्टेप्स ना लिखें कैलकुलेशन में, सॉल्यूशन में, और इस तरह से डेरिवेशन में भी जहाँ स्टेप आप कम कर सकते हैं वहाँ पे आप कम कर लीजिए, तो आप जो है, ठीक है, आपका पेपर टाइम में जो फिनिश हो जाएगा।
यहाँ पर देखें एफ मैंने लिखा AD की वैल्यू 12 है, वेट ऑफ लैडर 350, AE 3, वेट ऑफ बॉय 470, AJ 4.5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आया। ठीक है, दोनों माइनस माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये आया। ठीक है, ये माइनस के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3165। अब ये है 12F इज इक्वल टू 3165। यहाँ पे अब हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास 3165 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आएगा 263.75। ये फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, ये आ गया रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया आपके पास रिएक्शन बाय द वॉल आ गया। ठीक है, अब आपके पास, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में क्या देखा था कि H इज इक्वल टू F, जो F की वैल्यू होगी वही H की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि ये F जो है, ठीक है, आपके पास यही H है, H भी आ गया आपके पास, H इज अ फ्रिक्शनल फोर्स 263.75 न्यूटन। ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। तो रिएक्शन ऑफ द वॉल का आंसर आ गया 263.75 न्यूटन, ये एक आंसर आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये कैसे आया था, आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। तो ये आया था पाइथागोरस थ्योरम से, R इज इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस v स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू हमें, ठीक है, पता है, और v की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी h की वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी v की वैल्यू। यहाँ पे भी एक स्टेप में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप इसकी स्क्वायरिंग करके लिख रहे हैं, फिर आप इनको ऐड करके लिख रहे हैं, फिर आप इनको स्क्वायर रूट करके लिख रहे हैं। एक ही स्टेप में कैलकुलेशन करें। ठीक है, आप ये नंबर लिखें स्क्वायर प्लस, ठीक है, दिस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल करें। ठीक है, आंसर आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करें और उसके बाद आंसर प्रेस करें। तो स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर जो है आपको फिर ये आप दे देगा इक्वल, ठीक है, 861.37 न्यूटन। ये आ गया रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके साथ आपको इसका एंगल कैलकुलेट करना होता है फाई। इसका भी हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला देखा था कैसे बना था। तो ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स v अपॉन h होता है। ठीक है, v की वैल्यू हमें मालूम है, h की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू 820, h की वैल्यू 263.75। आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका tan इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट के बाद tan प्रेस करते हैं, tan इनवर्स आता है। आगे ये वैल्यू लिखें, इक्वल करें, ये एंगल आ जाएगा। ये फाई आ गया 72.17, ये एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यही दो चीज़ें पूछी थी, रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। उसके बाद 2003 के प्री मेडिकल में आया है ये लैडर का प्रॉब्लम। ये देख लें, यूनिफॉर्म लैडर। यूनिफॉर्म लैडर से हमें क्या पता चल गया यहाँ पर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पर है, सेंटर में है, लैडर के मिड पॉइंट में है। ठीक है, यानी अब आगे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L। अब यहाँ पे देखें, लेंथ और लैडर के लिए इन्होंने सिंबल यूज़ किया है स्मॉल l, तो आपको भी फिर स्मॉल l यूज़ करना है। यहाँ पर आप कैपिटल L यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ पर गिवन है सिंबल, फिर आप उसको वही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास ऑफ लेंथ L एंड वेट 60 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑफ लैडर 60 न्यूटन। रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, अब वही है ज़्यादातर वर्टिकल वॉल से ही, ठीक है, वर्टिकल की लिखने की जरूरत नहीं, वॉल तो वर्टिकल ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी होता है कि स्मूथ वॉल है। स्मूथ वॉल का मतलब यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से लैडर खड़ी हुई है। ठीक है, स्मूथ वॉल के साथ, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज 0.40। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये है म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.40। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंगल सच दैट द लैडर मे नॉट स्लिप। ठीक है, ये बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा एज इट इज़ आ जाता है, बाज़ दफ़ा वेट ऑफ द लैडर चेंज करके, ठीक है, ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, बुक का न्यूमेरिकल है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको मिनिमम एंगल पूछा है लैडर का। तो जब भी आपको लैडर का एंगल पूछा जाएगा, ये वही एंगल होगा, एंगल बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम लिखा है तो इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस आपको क्या कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में, थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसी तरह से फिगर बनेगी जैसे हम बनाते हैं लैडर की, उसी तरह से हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आखिर में जब एंड पे पहुंचेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, थीटा का। ठीक है, तो उसमें कोई आगे पीछे चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मिनिमम एंगल, ठीक है, आपको क्या मतलब है, ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी फिगर में।
यहाँ पे ये देखिए कि लेंथ ऑफ लैडर है L, और लैडर को हम किससे डिनोट करते हैं, AB से। AB इज इक्वल टू L। यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है लेंथ की, तो यहाँ पे हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर ये एंड में जाके क्या होता है, ये L जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ ऑफ लैडर गिवन नहीं है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, वेट ऑफ लैडर, ठीक है 60 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे कोई बॉय नहीं खड़ा, मैन नहीं खड़ा, तो यहाँ पे मैंने L नहीं लगाया। L लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ है, वेट है बस, वेट ऑफ द लैडर। तो हमने इसको W से रिप्रेजेंट किया है। ये 60 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.40, थीटा मिनिमम, ठीक है, ये हमें, ठीक है, एंगल, मिनिमम एंगल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे फिगर देखें बिल्कुल सेम है। ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास वॉल है, और ये हमारे पास लैडर है। ठीक है, लैडर है, ठीक है, AB से डिनोट किया। देखें सिंबल मैंने चेंज नहीं किया, आगे कंडीशन लिखने में हमें देखें कितनी आसानी होगी। ठीक है, C मैंने यहीं रखा है, इसी पॉइंट, ठीक है, और D मैंने यहीं रखा है, ठीक है, और थीटा, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने G से डिनोट किया है, इस पॉइंट को मैंने E से डिनोट किया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स के सिंबल वही लिए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो एंगल है ये है थीटा मिनिमम, ठीक है, यानी कि मिनिमम एंगल है ये। अब यहाँ पे देखें कि मिनिमम एंगल क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस लैडर पर, ठीक है, एक तो ये कि लैडर रेस्ट में है, ठीक है, और रेस्ट में जो भी चीज़ होती है वो होती है इक्विलिब्रियम में, ये हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो होती है इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस लैडर पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके लिहाज से जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है जो भी एंगल आएगा, सपोज 50 आ रहा है, सपोज, ठीक है, जो भी एंगल आएगा, ठीक है, 50 डिग्री, इसका मतलब है कि ये लैडर जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है वो किस एंगल के साथ है, वो 50 एंगल के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल है जो गिवन है या जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो एंगल इसका, ठीक है, वो है, ठीक है, जो कि, ठीक है, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि आप देखें टॉर्क की कंडीशन में आपके पास थीटा आता है, ठीक है, थीटा आता है ना आपके पास, हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर, ठीक है, ये थीटा जो है, ठीक है, इससे और कम हो जाएगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी है। ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करें हमने आंसर इसका थीटा का कैलकुलेट किया, ये आया 50 डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री वो एंगल है जो कि इसको इस वक्त इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, अगर क्योंकि हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर चुके हैं और उससे हमने थीटा कैलकुलेट किया है, ठीक, और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये थीटा और कम होता है, यानी 50 से समझ लें 49 होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये लैडर जो है, ठीक है, एंगल कम करने का मतलब क्या है, एंगल कम करने का मतलब है कि लैडर पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आ रही है। ठीक है, यानी ये वाला एंड जो है, ठीक है, ये वाला एंड जो है ये नीचे आया है, यानी स्लिप हुई है, और ये वाला एंड जो है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये बता रहा है, ठीक है, कि अगर आप एंगल कम करेंगे, ठीक है, अगर आप ये जो एंगल आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ले लिया है या जो आपका आया है, अगर आप इससे एंगल कम करेंगे तो ये लैडर स्लिप हो जाएगी, क्योंकि आपने इसके लिहाज से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई किया है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन जब इस एंगल के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस एंगल को जब अगर हम चेंज कर देंगे, और ज़्यादा चेंज करने में यहाँ पे क्या होगा, कम करना होता है, क्योंकि ज़्यादा करने पे देखें कोई लैडर गिरेगी नहीं। ठीक है, वो लैडर पे क्या होती है, वो और सीधी हो जाती है। तो जब कम एंगल करेंगे तो लैडर पे क्या होती है, वो थोड़ी स्लिप होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मिनिमम एंगल है, अगर इससे एंगल कम करेंगे तो लैडर स्लिप हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि इसमें दिया हुआ यूनिफॉर्म लैडर, तो इसका मतलब है कि ये जो लैडर है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट आप ले लेंगे। ठीक है, ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है, और यहीं से आएगी वेट की लाइन। ठीक है, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं से हम लेते हैं वेट ऑफ लैडर, ये वेट ऑफ लैडर है, इस पॉइंट को मैंने डिनोट किया है ई से। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम करना है। ठीक है, देखिए वही फोर्सेज हैं, एच है फ्रिक्शनल फोर्स, वी है नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, और एफ है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन बाय द बॉल। ठीक है, और सारे सिंबल्स मेरे वही हैं। अब वही सारी जो है देखें इक्वेशन अप्लाई करेंगे और आपके पास देखें क्या आता है,
सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने कहा था कि चेंज नहीं होगी, बस आंखें बंद करके आपको लिख लेना है। ठीक है, एच माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस एफ इधर आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एफ, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हुई है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर बॉय या मैन नहीं खड़ा हुआ है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सिर्फ बी माइनस डब्ल्यू। बी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये अपवर्ड है, और ये डब्ल्यू जो है डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप यानी इसका मतलब है बी में, ठीक है, प्लस कर रहे हैं माइनस डब्ल्यू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, माइनस डब्ल्यू जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू की जो है वैल्यू दी हुई है, वेट ऑफ लैडर 60 न्यूटन, तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे भी आ गई, बी इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है कि अगर आपके पास बी की वैल्यू आ गई है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी म्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद अब हमें देखें क्या करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एच कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर बी की वैल्यू आपके पास आ गई है और आ जाती है आपके पास, और म्यू गिवन है, ठीक है, तो जब म्यू गिवन है और वी भी है तो हम यहाँ पे एच कैलकुलेट कर लेते हैं, और एच होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहाँ से आता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर से आता है। तो एफ की जगह, ठीक है, हम लैडर के प्रॉब्लम में क्या लिख रहे होते हैं, एच ले रहे होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लैडर के प्रॉब्लम में एच से डिनोट करते हैं, और जो आर होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम लैडर के प्रॉब्लम में वी से डिनोट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर बन जाता है लैडर के प्रॉब्लम में एच इज इक्वल टू म्यू वी। ठीक है, म्यू की वैल्यू देखेंगे मैंने 0.4, वी आया हमारे पास 60, इनको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 24 न्यूटन। ये आगे फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें आपने इक्वेशन नंबर 1 में अभी क्या बताया, अभी बताया एच इज इक्वल टू एफ, यानी जो एच की वैल्यू होगी वही एफ की वैल्यू होगी। अगर एच आपके पास आ गया है तो इसका मतलब है एफ भी आ गया आपके पास। एच है मेरे पास 24 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब है एफ भी आ गया आपके पास 24 न्यूटन। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, और ये होगा यहाँ पर अबाउट ए, अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ रोटेशन इज ए। ठीक है, हर लेटर की प्रॉब्लम में यही है। ठीक है, फौरन से आप लिख दें, उसके बाद ठीक है वही कंडीशन है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, एफ जो है फोर्स है, इसका हमने अभी देखा प्रीवियस न्यूमेरिकल में, इसका टॉर्क होता है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये फोर्स आई, ये इसका डी है मोमेंट आर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स ए डी। ठीक है, देखें हर न्यूमेरिकल में यही आएगा आपके पास, एफ मल्टीप्लाई बाई ए डी। ठीक है, वेट ऑफ लैडर, देखिए इसके जो फोर्स है इसका होता है आपके पास टॉर्क क्लॉकवाइज, इसलिए हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। हर लेटर के प्रॉब्लम में इसको माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, माइनस डब्ल्यू, और इसके साथ आपने सिंबल अगर चेंज नहीं किए हैं तो बस आपने वेट ऑफ लेटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, ए ई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गई फोर्स, और ये हो गया इसका मोमेंट आर्म। ठीक है, तो ये हो गया एक टॉर्क, और ये हो गया दूसरा टॉर्क, आपने ऐड किया और इसको इक्वल कर दिया 0 के। ये हो गई टॉर्क की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये दोनों मालूम करने होते हैं। ठीक है, ए डी और ए ई। ठीक है, ए डी और ए ई के लिए आपने, ठीक है, क्या करना होता है, ट्राइंगल कंसिडर करने होते हैं, और ए डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है। ठीक है, ए डी के लिए आप ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी, और ए के लिए आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो ए डी है ये किसके इक्वल है, ये बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो बी सी के लिए आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, ये आपको बी सी मालूम करना है, जो बी सी की वैल्यू होगी वही ए डी की वैल्यू होगी। तो बी सी जो है परपेंडिकुलर साइड है, तो परपेंडिकुलर साइड के लिए आप क्या करेंगे, साइन का रेशियो लगाएंगे, यानी आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, और ए बी जो है किसके इक्वल है, यहाँ पे एल के इक्वल है, तो हम यहाँ पे एल लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप ए ई कैलकुलेट करेंगे, ए के लिए आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला, ये स्मॉल ट्राइंगल ए जी ई, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल क्या है, ये थीटा है ये। ठीक है, और आपको मालूम करना है इसमें ए ई इज बेस साइड, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है।
तो अब बेस मालूम करना होता है तो कॉस का रेशियो लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए जी। ठीक है, अब ये क्योंकि मिड पॉइंट है इसका मतलब है ए से लेके जी तक जो होगा ये हाफ लेंथ ऑफ लैडर होगी। हाफ लेंथ ऑफ लैडर का मतलब है ये होगा एल अपॉन टू। ए जी की जगह हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसमें टॉर्क की कंडीशन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने, ठीक है, सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। साइन थीटा का रेशियो लगाया मैंने, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए बी यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी जो है हमारे पास किसके इक्वल है, एल, और ये है साइन थीटा। अब ये भी देखें दोनों की वैल्यूज गिवन नहीं है, ना एल हमें पता है और ना हमें थीटा पता है, थीटा तो हमें मालूम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ लें बी सी की यही वैल्यू है और यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, एल साइन थीटा। ठीक है, फिर ए ई के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया, ए जी ई, और यहाँ पे हम कॉस का रेशियो लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए ई, हाइपोटेन्यूज है ए जी यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए जी कॉस थीटा। ए जी किसके इक्वल है, ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ लैडर यानी एल अपॉन टू। एल मालूम नहीं है, थीटा मालूम नहीं है, ठीक है, थीटा कौन सा ही आ रहा है, मिनिमम एंगल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये सारी वैल्यूज जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख ली है। यहाँ पे देखें एच की वैल्यू 24, ए डी था हमारा एल साइन थीटा, डब्ल्यू 60, ए ई एल अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2, ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 एल कॉस थीटा, 30 एल कॉस थीटा। ये माइनस साइन के साथ है, आप इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 30 एल कॉस थीटा। यहाँ पे है 24 एल साइन थीटा। अब यहाँ पे ठीक है एक तरीका तो ये है, ठीक है, एल को कैंसिल आउट करने का, कि आप ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, उधर ले गए। अब ये दोनों साइड पर एल एल है, दोनों साइड पर एल है, तो ये दोनों साइड पे एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एल कैंसिल हो जाता है। अगर एल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो परेशानी की बात नहीं है, एल कैंसिल हो जाता है इस स्टेप पर आकर। तो यहाँ पे बचेगा 24 साइन थीटा, यहाँ बचेगा 30 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस को यहाँ लिखे आ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 24 यहाँ आ जाएगा, 30 अपॉन 24, आप 30 को डिवाइड करेंगे 24 से 1.25 आएगा। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ठीक है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट को यहाँ लेके आएंगे होगा tan इनवर्स। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.25। अब आप 1.25 का tan इनवर्स देख लें तो ये आएगा एंगल 51.34, ये है मिनिमम एंगल। ठीक है, यानी वो मिनिमम एंगल है कि लैडर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, यानी रेस्ट में रहेगी। इससे कम करेंगे 51 से, यानी 50, ठीक है, ये और कम, तो ये लैडर स्लिप हो सकती है। दिस इज द मिनिमम एंगल। यहाँ आ गया हमारा आंसर। उसके बाद आया हमारे पास 2003 के प्री इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल आया लैडर का, और ये है हमारे पास अ लैडर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूनिफॉर्म लैडर नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में नहीं होगा, कहीं और होगा, जो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऑफ लेंथ एल, ठीक है, लैडर की लेंथ एल है, यानी लेंथ आपको नहीं बताई जा रही है, सिर्फ सिंबल आपको लेना है। यहाँ पे बता रहे हैं कैपिटल एल, अब हम इसको कैपिटल एल ही लेंगे, स्मॉल एल नहीं लेंगे। तो ये है अ लैडर ऑफ लेंथ एल एंड वेट 200 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑफ लैडर 200 न्यूटन, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये लैडर जो वाकई वॉल्स के साथ आपने इसको, ठीक है, एंगल से रखा है टिका के, और वो एंगल है 50 डिग्री। अब आप देखें लिखा हुआ है वॉल एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल वॉल के साथ है। जब भी एंगल गिवन होगा ये होगा आपका, ठीक है, एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, 50 डिग्री। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 0.4 एल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बता दिया है कि 0.4 एल है। ठीक है, अब देखें अगर यूनिफॉर्म लैडर होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है कि देखें हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था ना ए जी, ठीक है, ए जी किसके इक्वल था हमारा, ए जी इक्वल था हमारा, ठीक है, एल अपॉन 2 के इक्वल था। ठीक है, यानी एल अपॉन 2 का मतलब है ये था हाफ ऑफ एल। तो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ होता है 0.5।
ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट होता है तो ये होता है 0.5 L, ठीक है। L अपॉन टू का मतलब है हाफ मल्टीप्लाई बाय L और हाफ का मतलब है 0.5। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब है जहाँ पर यूनिफॉर्म लैडर है, वहाँ पर आपका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है 0.5 L, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5 L में है, ठीक है। इसका मतलब है, अब आप ये देख लें, ठीक है, हमें अब यहाँ पे 1/3 नहीं दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 1/4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किस तरह से दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें दिया हुआ है 0.4 L, ठीक है। हमें दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है 0.4 L फ्रॉम द बेस, यानी कि इसका जो समझ लें कि बॉटम पॉइंट है, बेस है लैडर का, वहाँ से 0.4 L है। तो 0.4 जो है वो 0.5 से कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लेंगे, सेंटर से बस थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। 0.4 0.5 से कम है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म लैडर होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है 0.5 L में होता है, यानी हाफ L पे होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बस नीचे ले लेंगे और वहाँ से हम, ठीक है, वेट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कैलकुलेट क्या करना है इसमें, देखें, हाउ लार्ज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है जो होती है बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ठीक है। मस्ट एग्जिस्ट एट द बेस ऑफ द लैडर इफ इट इज़ नॉट टू स्लिप, ठीक है। यानी इतनी आपको, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ताकि लैडर स्लिप ना हो, ठीक है। अब ये देखें ना, अगर आपके पास जो है लैडर जो है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और आपके पास जो फर्श है, ठीक है, फ्लोर है, वो भी स्मूथ है, तो लैडर जो है आप फिर उसको एक बड़े एंगल पे रखते हैं, ठीक है, ताकि वो स्लिप ना हो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आपकी, ठीक है, कम होती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी इतनी होनी चाहिए कि लैडर स्लिप ना हो बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड, ठीक है। तो वो आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछी गई है। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने देखा प्रीवियस न्यूमेरिकल में H, कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैपिटल H कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड, ठीक है। अब आगे इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इट इज़ नॉट टू स्लिप, मे नॉट स्लिप, ठीक है, इसको नहीं, आपने देखा क्या कैलकुलेट करना है, H कैलकुलेट करना है, बस हम उसी मेथड से चलेंगे और ठीक है, और आपका क्या होगा, एंड में H आ जाएगा। और क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द नेसेसरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो म्यू जो है आपसे पूछा भी जा सकता है, यहाँ पे हम म्यू भी कैलकुलेट करेंगे। डाटा देख लें अब क्या है हमारे पास, ठीक है। लेंथ ऑफ लैडर L, लैडर हम किससे नोट करते हैं, AB से, तो AB इज इक्वल टू L, ठीक है। वेट ऑफ लैडर 200 न्यूटन, वेट ऑफ लैडर 200 न्यूटन। अब देखिए यहाँ कोई बॉय है, मैन नहीं खड़ा हुआ है, तो मैंने इसके साथ L नहीं लगाया, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा लें, आप चाहें तो नहीं लगाएं। उसके बाद थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ लैडर 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखें जो आपको थीटा गिवन है, ठीक है, ये होगा बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ठीक है। तो ये हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं 50 डिग्री। और आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो G पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है, ठीक है, वो है आपके पास 0.4 L पर। इसका मतलब है AG जो होगा वो होगा आपका 0.4 L, ठीक है, ये मैंने लिख लिया AG की जगह, यानी हम क्या पुट कर देंगे 0.4 L। कैलकुलेट करना है हमें फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं H से, और म्यू कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम वही डायग्राम बनी है, ठीक है। ग्राउंड, ठीक है, वॉल, ठीक है, लैडर AB, ठीक है, यहाँ पे वही फ्रिक्शनल फोर्स H, ठीक है, कोई ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना सिंबल चेंज हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड B, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल F, ठीक है, ये मैंने, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ये लिया D, ठीक है, चेंज नहीं करना है आपको, ये पॉइंट है मेरा B, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन A, ठीक है, ये एंगल ऑफ लैडर थीटा, ठीक है, जो आपको गिवन है, और ये पॉइंट आपने लिया C। अब यहाँ पर आपने देखिए मिड पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये है 0.5 हाफ ऑफ लैडर। तो अब आपको यहाँ दिया 0.4, तो आप इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे बस, ठीक है, कोई आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि 0.4 कितना होगा, बस अंदाजे से थोड़ा सा नीचे लिया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.4, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस जो है A से लेके G तक ये होगा 0.4 L, ठीक है। और G हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से मुझे वेट की लाइन ड्रॉ करनी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। वेट का मैंने लाइन ड्रॉ की है, वेट का वेक्टर, ठीक है, ये है वेट ऑफ लैडर, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये है E, ठीक है, हमने सारे सिंबल सेम रखे हैं,
ताकि हमें कंडीशन अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं हो। उसी तरह से हम ठीक है जल्दी जल्दी हम ठीक है कंडीशन अप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे एच और म्यू। ये देखें, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आती है आपके पास एच माइनस एफ इज इक्वल टू 0, हम देख चुके हैं, ठीक है, ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्सेज, ये होती है पॉजिटिव अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको माइनस के साथ लेंगे, इसको प्लस के साथ लेंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं और इक्वल टू 0, माइनस एफ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू एफ, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हर लेटर की प्रॉब्लम में देखें सेम आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद अब ये देखें आएगा समीशन एफ आई इज इक्वल टू 0, ये भी देखें जहाँ पे बॉय मैन नहीं खड़ा होता है वहाँ पर एफ समीशन एफ वाई भी आपके पास इसी तरह से आता है सेम, ठीक है, यानी v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये है वेट ऑफ लैडर, ठीक है, यानी कि v जो है आपका वर्टिकली अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, w जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है, इसको हम माइनस लेंगे और प्लस v और माइनस w को ऐड करेंगे तो आ जाएगा v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, माइनस w इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस w और w की वैल्यू दी हुई है वेट ऑफ लैडर 200 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है ये v की वैल्यू आ जाती है 200 न्यूटन। अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लेते हैं अबाउट पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब देखिए कंडीशन हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, हमने सिंबल चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। एफ जो है फोर्स से इसका टॉर्क होता है, ठीक है, हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस के साथ लिख रहे हैं, और कौन सा टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ठीक है, फोर्स ये है और इसका मोमेंट आर्म ये है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, एफ मल्टीप्लाई बाय ए डी, हर न्यूमेरिकल में यही आएगा एफ इंटू ए डी। फिर देखें ये जो होता है वेट ऑफ लैडर, ठीक है, वेट की लाइन इस तरह से होती है, तो इसका टॉर्क जो होता है ये ऐसे होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम नेगेटिव लिखते हैं माइनस के साथ, और ये होती है हमारे पास फोर्स, और ये होता है हमारे पास, इससे देखें प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम देख चुके हैं, ये इसका ठीक है डी मोमेंट आर्म यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ठीक है, ये हो गया इसका टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क हो गया, और ये हो गया ठीक है इस फोर्स का टॉर्क, इन दोनों टॉर्क को ठीक है हमने ऐड कर लिया, यानी यहाँ पे एक तरह से प्लस आता है फिर माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो वो वाला स्टेप हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिखते हैं, इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है, या सारे हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क हमने लिख के ऐड करके 0 कर लिया, ठीक है, ये आती है हमारी इक्वेशन नंबर 2 टॉर्क इक्वेशन। अब यहाँ पे इसके बाद हमें मालूम करना होता है ए डी और ए ई, ठीक है, ए डी जो होता है बी सी के इक्वल होता है, ठीक है, और इसके लिए हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये अभी हम सब प्रीवियस न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। इसके लिए बी सी के लिए हम ठीक है कौन सा रेशियो लगाते हैं, साइन का, क्योंकि बी सी इज द परपेंडिकुलर साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए बी यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी किसके इक्वल है, ये है लेंथ ऑफ लैडर एल और ये साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है साइन थीटा और यहाँ पे एल, हमें देखें थीटा मुझे गिवन है लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जब क्योंकि अगर साइन अब 50 जो भी आप लेंगे तो यहाँ पर एक डेसिमल में नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो वो मैं अभी नंबर नहीं लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, जाकर डेसिमल में नंबर, इसको हम एंड में जाके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आसानी होगी, तो हमने इसको ऐसे, और एल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, एंड में जाके इसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की, तो ये हो गया एल साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू हो गया एल साइन थीटा। ए के लिए हम क्या करते हैं, ये कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए जी ई स्मॉल ट्राइंगल, और इसमें हमें ए ही मालूम करना है विच इज़ बेस साइड, तो बेस साइड के लिए हम क्या करते हैं कॉस का रेशियो लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस से ए ई और हाइपोटेन्यूज से ए जी, ठीक है, ए जी यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए जी कॉस थीटा, और ए जी की वैल्यू है हमारे पास 0.4 एल, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था 0.4 पे था, तो 0.4 एल कॉस थीटा, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हम इसको अब पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, टॉर्क की इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन एफ इंटू ए डी माइनस डब्ल्यू ए ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए डी आया हमारे पास एल साइन थीटा, डब्ल्यू है हमारे पास वेट ऑफ लैडर 200, ए ई है 0.4 एल कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया 200 को मल्टीप्लाई किया 0.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ गया 80, ठीक है, 80 एल, अब मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी cos 50
और यहाँ पे थीटे की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये हो गया sin 50। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें एल की वैल्यू गिवन नहीं है तो एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इसको, ठीक है, माइनस था उसको मैं उधर लेके गई थी और दोनों साइड पे एल कैंसिल कर दिया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पे एल आप कॉमन ले लें, मैंने कॉमन लिया है, यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं एल कैंसिल और उस तरह भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। तो एल मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, ये एल मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच sin 50, ठीक है, माइनस और यहाँ पे आएगा 80 cos 50, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने से क्या होता है, ये एल मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ इधर जाके क्या होगा, 0 से डिवाइड, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एल, तो 0 डिवाइडेड बाय एल जो है वो 0 हो जाता है, यानी एल जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और बाकी रह जाता है यहाँ पर एच sin 50 माइनस 80 cos 50, ठीक है, ये रह जाएगा आपके पास एच sin 50 माइनस 80 cos 50 इज इक्वल टू 0। एल यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एल, ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया और हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शो नहीं करेंगे कि 0 डिवाइडेड बाय एल कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करेंगे भाई, अंडरस्टूड है, यहाँ पे जाके 0 हो गया। अब यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे माइनस, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 80 cos 50। देखें अभी तक मैंने sin 50 cos 50 की वैल्यू नहीं निकाली है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में है, इतने डिजिट्स आप लिखेंगे टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको हमने एंड में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो गया 80 cos 50 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये डिवाइड करेगा, ये आ गया sin 50। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी वैल्यू अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय cos 50, ठीक है, इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको आप करेंगे डिवाइडेड बाय sin 50, आंसर आ जाएगा 67.128 न्यूटन। ये आ गया रिएक्शन, ठीक है, आपके पास बाय द वॉल। अब ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें आपको रिएक्शन बाय द वॉल या रिएक्शन बाय द ग्राउंड आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एच और म्यू, ठीक है। अब हमने एफ कैलकुलेट किया है, आपको पता है इक्वेशन नंबर हमें 1 क्या बता रही है, ये बता रही है कि एच इज इक्वल टू एफ, जो एफ की वैल्यू होगी वही एच की वैल्यू होगी, तो हमारे पास इस तरह से एच की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू जो है थी 67.12, तो यहाँ पे भी आ गई, एच भी होगा हमारा 67.128 न्यूटन। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, ठीक है, बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड 67.128 न्यूटन, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम एच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच का फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस न्यूमेरिकल में, एच का फॉर्मूला होता है म्यू बी, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है लैडर के प्रॉब्लम में एच इज इक्वल टू म्यू वी, तो म्यू किसके इक्वल होगा, ठीक है, बी यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो म्यू हो जाएगा एच अपॉन बी, ये मैंने एच की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने वी की वैल्यू पुट कर दी, मैंने डिवाइड किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.33564, स्मॉल नंबर है, ठीक है, तो आप डिजिट्स मिस नहीं करें, ठीक है, जितने डिजिट्स आ रहे हैं इसको लिख दें, ठीक है, और अगर समझ लें कि 4 से 5 से ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम आप जो हैं 4 डिजिट्स लिख लें यहाँ पर, ठीक है। जब भी स्मॉल नंबर होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि 4, 5 या कम से कम 3 डिजिट्स जो हैं आप लिखते हैं ताकि आपका आंसर एक्यूरेट आए, ठीक है। तो इस नंबर में कम से कम आपको 4 डिजिट्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.33564, ठीक है। इसके बाद जो है हमने 2003 तक के ये न्यूमेरिकल किए हैं, 2004 में लैडर का न्यूमेरिकल नहीं आया है, 2005 में भी लैडर का न्यूमेरिकल नहीं आया है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा आते हैं लैडर के न्यूमेरिकल, मैंने बताया ना, बाज़ दफ़ा चैप्टर 5 से वो एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिए हैं लैडर के प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आए तो अपना फीडबैक दें, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है, और आप इसको आगे जो है इसको ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स दिया करें, और आप जो है आगे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को जो है उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और अपना जो है कमेंट्स में देखें, मुझे ज़रूर बताएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको पसंद आ गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो हैं जो कि और पास्ट पेपर्स हैं उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर बुक के न्यूमेरिकल्स में आएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो बुक के न्यूमेरिकल भी, ठीक है, फिर इजी हो जाएंगे, आपको इजीली आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।